आज हम बात करेंगे प्राकृतिक पद्धति के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल सिस्टम कहते हैं। प्राकृतिक पद्धति ये सजीव प्राणियों के वर्गीकरण से संबंधित एक पद्धति है और ये पद्धति जो है सबसे पहले या कहें कि जो यह पद्धति जो है ये जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने जो है विकसित की थी या उन्होंने ये पद्धति दी थी। ये जो पद्धति है ये सजीवों के लक्षणों के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। तुलनात्मक अध्ययन से मतलब ये ऐसा है कि अगर सजीव प्राणियों की अगर हम बात करें तो सजीव प्राणियों में जो है हमारे पेड़ पौधे भी आते हैं और हमारे जीव जंतु भी आते हैं। पेड़ पौधों में मतलब जैसे जो हमारे जो पेड़ पौधे हैं इन्हें हमने उनके गुणों के आधार पर, ये जीव जंतु को जो है उनके गुणों के आधार पर जो है अलग अलग वर्गों में हमने इसे बांटा है। जैसे पेड़ पौधों को जो है हमने पादप जगत में और जीव जंतु को जो है जंतु जगत में हमने रखा है। और अगर बात करें यहाँ पे इन सजीवों के तुलनात्मक अध्ययन की, तो पादप और जंतु ये दोनों ही जो है कोशिका से मिलकर बने होते हैं। लेकिन अगर बात करें इनके कोशिकाओं के बारे में तो इनकी कोशिका में जो है काफ़ी अंतर पाया जाता है, यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो है बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें जो पादप कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोई कोशिका भित्ति नहीं होती। लवक की बात करें तो लवक जो है पादप कोशिका में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में कोई लवक नहीं पाया जाता। पादप कोशिका में राजधानी यानी वैक्यूल्स देखने को मिलता है, जबकि जंतु कोशिका में कोई भी राजधानी देखने को नहीं मिलती। इसी तरीके से अगर लाइसोसोम की बात करें तो पादप कोशिका में लाइसोसोम देखने को नहीं मिलता, जबकि जंतु कोशिका में लाइसोसोम देखने को मिलता है। तो ये तो हुआ इसका तुलनात्मक अध्ययन, यानी कि ये जो पद्धति है जीवों के या सजीव प्राणियों के जो है लक्षणों के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है कि इस पद्धति में जीवों का जो वर्गीकरण है उनकी प्राकृतिक संरचना, कायिकी, स्वभाव, व्यवहार तथा परिवर्धन में समानताओं एवं विभिन्नताओं पर आधारित है। इसे हम यहाँ पे एक चार्ट के द्वारा समझेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ प्राकृतिक संरचना की, तो प्राकृतिक संरचना में हमारे जो चाहे वो जंतु जगत के जीव जंतु हों चाहे वो पादप जगत के पेड़ पौधे हों, ये सरल रचना और जटिल रचना वाले होते हैं। अगर हम बात करें सरल रचना वाले जीव तो इसमें हमारे जंतु जगत में जीवाणु कोशिका, प्रोटोजोन्स में हमारे अमीबा, यूग्लिना ये आते हैं, क्योंकि इनका जो निर्माण है मुख्यतः एक कोशिका से मिलकर होता है। अगर हम जीवाणु कोशिका और प्रोटोजोन्स कोशिका को भी अगर देखें तो जीवाणु कोशिका जो है प्रोटोजोन कोशिका से काफ़ी हद तक अलग होती है, ठीक है, क्योंकि जीवाणु कोशिका जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका से संबंध रखता है, जबकि प्रोटोजोन्स कोशिका जो है हमारी यूकैरियोटिक कोशिका से बिलोंग करती है। अगर यहाँ पादप कोशिका पादप जगत के हम पेड़ पौधों की बात करें तो यहाँ पे हमारे शैवाल या कवक जो है ये सरल रचना वाले जो हैं पादप हैं, ठीक है, और शैवाल और कवक में भी काफ़ी हद तक भिन्नता जो है देखने को मिलती है। शैवाल जो है हरे होते हैं जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि कवक जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, क्योंकि इनके अंदर जो है क्लोरोफिल या कहें कि हरित लवक नहीं पाया जाता। तो इनमें भी बहुत भिन्नता है। अगर इनकी भी अगर हम कैटेगरी बांटें तो इसमें भी इसकी कैटेगरी बढ़ जाएगी पोषण के आधार पर। शैवाल हमारा स्वपोषी पोषण शो करता है, जबकि कवक हमारा विषमपोषी पोषण शो करता है। अगर जटिल रचना वाले जीवों की बात करूं तो यहाँ पर हमारे कॉकरोच, केंचुआ, शेर, चीता आदि जो है ये हमारे कुछ ऐसे जीव हैं जिनकी जो संरचना है थोड़ी जो है जटिल होती है। अगर बात करें यहाँ पे जटिल रचना के पादपों की तो यहाँ पे हमारे शाखीय व वृक्ष यानी शाखीय पौधे व वृक्ष जो है महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ पे हम बात करें यहाँ कार्यकी की तो पादपों व जंतुओं के आकार, आकृति
वह इनके जो कोशिकीय आधार जो होता है या कोशिकीय संरचना जो होती है काफ़ी हद तक अलग होती है। जैसा अभी मैंने शुरुआत में बताया था कि जो जंतु हैं और जो पादप हैं ये कोशिकाओं से बने होते हैं, लेकिन पादपों में और जंतुओं की कोशिकाओं में जो काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। पादपों में कोशिका भित्ति है, जबकि जंतु कोशिका में जो कोई भी कोशिका भित्ति देखने को नहीं मिलती। अगर बात करें यहाँ पे स्वभाव की या व्यवहार की, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ देखें, अगर जंतु जगत के जीवों की अगर हम आवास के आधार पर देखें तो हमारे जंतु जगत के जो जीव हैं ये दो प्रकार के होंगे, जैसे स्थलीय व जलीय। देखो होंगे तो वैसे बहुत सारे, लेकिन हम यहाँ पे बस आपको दो ही बता रहे हैं, जैसे स्थलीय जीव जो स्थल पर रहते हैं और जलीय जीव जो जल में रहते हैं। स्थलीय जीव में हमारे शेर, चीता, भालू, मनुष्य ये आते हैं, जबकि जलीय जीवों में हमारे जो हैं मछली, शार्क, ब्लू व्हेल आदि आ जाते हैं। अगर पोषण की बात करें तो हमारे जो जंतु हैं ये विषम पोषी पोषण प्रदर्शित करते हैं, और इसमें भी हमारे कुछ शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी जीव जंतु आते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे पादपों की, तो पादपों में भी जो है अगर स्थल के आधार पर या जल के आधार पर अगर हम या कहें कि आवास के आधार पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे स्थलीय पादप और जलीय पादप होते हैं। स्थलीय पादप जो स्थल पर होते हैं, जैसे आम है, जामुन है, ठीक है, मनी प्लांट है, ये पौधे जो है हमारे स्थलीय पौधे होते हैं क्योंकि ये स्थल में होते हैं। अगर जलीय पादपों की बात करें तो जलीय पादप वो होते हैं जो मुख्यतः पानी में पाए जाते हैं, जल में रहते हैं, जैसे हाइड्रिला है, ठीक है, लोटस है आदि। अगर पोषण की बात करें तो हमारे जितने भी पेड़ पौधे हैं जो हरे रंग के होते हैं या हरे पादप जो होते हैं ये स्वपोषी पोषण प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगर परिवर्धन की बात करें तो हमारे जीव जंतुओं में जो है परिवर्धन अगर देखें तो इनमें जो है आंतरिक व बाह्य निषेचन के फलस्वरूप जो है भ्रूणीय परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो अपने बच्चों को सीधे जन्म देते हैं और कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो अंडों द्वारा जो है बच्चों को जन्म देते हैं। ऐसे जीव जंतु जो अपने बच्चों को जो है सीधे जन्म देते हैं तो वो जरायुज यानी विविपेरस, और ऐसे जीव जंतु जो अंडों द्वारा अपने बच्चों को जन्म देते हैं वो अंडायुज होते हैं। जबकि पादपों में भी जो है युग्मोभिद या बीजाणुभुद जैसी विभिन्नता देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इसके बाद जो है हमारा अगला पॉइंट आता है कि इस पद्धति में न केवल किसी भी समूह की जानकारी उपलब्ध हो जाती है, बल्कि इस पद्धति में किसी भी जाति के स्थान को देखकर अमुक जाति के अनेक सामान्य व विशेष गुणों का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। इसके साथ ही उस जाति के दूसरे समूह की जातियों के साथ प्राकृतिक संबंधों का काफ़ी सीमा तक अनुमान लगाया जा सकता है। इसे समझने के लिए यहाँ पे एक चार्ट देखिए। जैसे कि यहाँ चार्ट में अलग अलग टैक्सा यानी संवर्ग दिखाए गए, जिसमें आपका किंगडम, फाइलम, सब फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज दिखा रखा है। और इसमें हमारा जो है शेर और जो हमारे जो बाघ है, टाइगर यानी टाइगर और लायन का जो है हमने यहाँ पे जो है क्लासिफिकेशन करके दिखा रखा है। और यहाँ पे अगर देखें तो दोनों का जो है किंगडम एनिमल्स है, दोनों का फाइलम जो है हमारा कॉर्डेटा है, ठीक है। और अगर सब फाइलम की बात करें तो दोनों का सेम है। क्लास की अगर बात करें तो मैमेलिया है, और ऑर्डर की बात करें कार्निवोरा है। फैमिली की बात करें तो फैलिडी है दोनों में। जीनस दोनों का एक है, पैंथेरा। लेकिन अगर बात करें यहाँ जाति की, तो जाति अगर बाघ यानी टाइगर की अगर बात करें तो इसकी जाति यहाँ टिग्रिस है, और अगर शेर की अगर जाति की बात करें तो यहाँ पे इसकी जो जाति है वो लियो दिखा रखी है। तो यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि जो शेर है और जो बाघ है हमारा, इनकी जो है वंश तक जो है काफ़ी समानता देखने को मिलती है। लेकिन जाति के जाति की जब बात आती है तो इन दोनों की जातियाँ अलग अलग होती हैं। बाघ और शेर जो है देखने में अलग होते हैं काफ़ी, लेकिन अगर हम बात करें इसके वंश की तो ये एक ही वंश से संबंध रखते हैं। लेकिन अगर जाति की बात करें तो इनकी जातियाँ जो हैं अलग होती हैं। यहीं पे अगर हम बात करें मेंढक की, तो मेंढक की जो समानता है शेर और बाघ के साथ, तो उसमें किंगडम और फाइलम तक जो है इसकी समानता समान है। लेकिन सब फाइलम की बात करें तो यहाँ सब फाइलम और जो क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस से जो स्पीसीज है वो अलग हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो मेंढक है, जो फाइलम
यानी किंगडम और फाइलम तक तो इसकी समानता सेम है, लेकिन अगर सब फाइलम से लेकर अगर स्पीसीज तक की बात करें तो इसमें जो है काफ़ी विभिन्नता देखने को मिलती है शेर और बाघ से। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है, इस पद्धति में कुछ प्रमुख आकार के लक्षणों की समानता व विषमता के आधार पर जीवों को पहले कुछ मुख्य समूहों में तथा बाद में बार बार विभाजित करके छोटे छोटे वर्गों में रखते हैं। जैसे कि इसमें हमने देखा, अभी इस चार्ट में भी हमने देखा, जैसे किंगडम है, किंगडम सबसे बड़ा जो है इसका वर्ग है, फिर इसमें बहुत सारे फाइलम आ जाते हैं, फिर इसके बाद बहुत सारी क्लासेस आती हैं, यानी किंगडम सबसे बड़ा, किंगडम से छोटा है फाइलम, और फाइलम से छोटा है क्लास, क्लास से छोटा है ऑर्डर, ऑर्डर से छोटा फैमिली, और फैमिली से छोटा है जीनस, और जीनस से छोटा है स्पीसीज। तो यानी कि इसमें जो है बड़े वर्ग को जो है छोटे छोटे वर्ग में हम से जो है बांटते हैं, और इस तरीके से हम अपने जीव जंतु का जो है वर्गीकरण करते हैं। और इस आधार पर हम जो है किसी एक जीव का जो है क्लासिफिकेशन देखकर जो है काफ़ी हद तक दूसरे जीव का जो है क्लासिफिकेशन या उसका जो है उसकी स्थिति जो है पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो टाइगर, जो शेर है, जो टाइगर या लायन जो है हमारा, इसकी जो है समानता जो है जीनस तक समान है, लेकिन जाति पे जब बात आती है तो इसकी टाइगर की जाति टिग्रिस और शेर की जो है जाति जो है लियो आ जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ मेंढक की, तो शेर और जो चीता है, शेर और जो बाघ है, इसकी अगर मैं तुलना मेंढक से करूँ तो मेंढक में जो है समानता केवल किंगडम और फाइलम तक देखने को मिलती है, लेकिन सब फाइलम क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज से जो है इसकी जो समानता जो है बाघ और शेर से नहीं होती, ये बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कि इस पद्धति के लाभ क्या हैं, तो इस पद्धति के लाभ पहला आ जाता है इसमें कि विभिन्न जीवों के बीच पारस्परिक संबंधों का पता लगता है। जैसा भी मैंने बताया, इसकी क्लासिफिकेशन जो हमने देखा था कि जो हमारा बाघ है और जो हमारा शेर है, इसमें जो है काफ़ी हद तक एक दूसरे से जो है समानता या संबंध देखने को मिलता है। यानी कि हमारा जो शेर है या हमारा जो बाघ है, ये एक ही वंश से संबंध रखते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे अगले पॉइंट की, तो पृथ्वी पर सरल रचना वाले जीवों के जटिल रचना वाले जीवों के विकास क्रम की भी जानकारी मिलती है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो हमारे जीवाणु कोशिका है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका से संबंध रखती है, जबकि हमारे जो प्रोटोजोन्स होते हैं मुख्यतः जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, इनकी कोशिका जो है यूकैरियोटिक्स होती है। तो यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि प्रोकैरियोटिक्स यानी इस धरती पर जब जीवन की उत्पत्ति हुई होगी तो प्रोकैरियोटिक कोशिका से ही यूकैरियोटिक कोशिका का जो है जन्म हुआ होगा, या ये कहें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका से ही यूकैरियोटिक कोशिका जो है विकसित हुई होगी। ठीक है, तो इसमें आज बस इतना ही।